हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अवोगाड्रो की परिकल्पना की, अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस की कि क्या होता है। तो हमने देखा था कि अगर सभी फिजिकल कॉजेज सेम हो, यानी कि समान ताप एवं दाब पर एक निश्चित तापमान में कोई भी गैस हो, उनके अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि अवोगाड्रो परिकल्पना का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। अवोगाड्रो परिकल्पना से रसायन विज्ञान को समझने में कैसे हमें आसानी हुई, इन बातों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है अवोगाड्रो परिकल्पना का अनुप्रयोग। सबसे पहला हम लोग देखेंगे गैसीय तत्वों की परमाणुकता को ज्ञात करना। परमाणुकता ज्ञात कैसा हम लोग देखेंगे गैसीय यौगिकों के अणु सूत्रों को ज्ञात करना। अणु सूत्रों को ज्ञात करना। तीसरा अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे गे-लुसैक के आयतन संबंधित नियम को आयतन संबंधित नियम की व्याख्या करना। गैसों के वाष्प घनत्व और आयतन में संबंध दर्शाने को प्रयोग करेंगे। अनुप्रयोग हम लोग करेंगे गैसों के आयतन और भार में संबंध दर्शाने। आयतन और भार में संबंध दर्शाने के लिए छठा हम लोग देखेंगे गैसों के अणु सूत्रों को व्युत्पन्न करना। और सातवां पदार्थीय तत्वों के परमाणु भारों का निर्धारण करते हैं। परमाणुकता परमाणुकता क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। किसी भी गैसीय अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को कुल परमाणुओं की संख्या को हम उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए।
कोई भी निष्क्रिय तत्व है, जैसे हीलियम, हीलियम क्या है, गैस है ना, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडोन है। कोई भी अगर निष्क्रिय तत्व है, इन सब की परमाणुता कितनी होती है, एक होती है। इन सब की परमाणुता एक होती है। कोई भी, जैसे आप हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, आप नाइट्रोजन ले लो, आप ऑक्सीजन ले लो, या आप क्लोरीन ले लो, या आप क्लोरीन ले लो, इन सब गैसों की परमाणुता कितनी होती है, 2 होती है। अर्थात यह कहलाएंगे आपके एक परमाणु, एकल परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एकल परमाणु। वैसे गैसीय तत्व जिनकी परमाणुता एक होती है उसको एकल परमाणु कहते हैं, और वैसे गैसीय तत्व जिसकी परमाणुता 2 होती है द्विपरमाणु कहलाते हैं, डाई एटोमिक कहलाते हैं, द्विपरमाणु। और उसी प्रकार बहुत सारे और भी गैस हैं, जैसे O3 होता है ना, O3 होता है, SO2 होता है। देखिए यहाँ पे सल्फर एक है, ऑक्सीजन 2 है, सल्फर के एक परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, कितने हुए, 3 परमाणु है। 21 स्टेट में है, गैसीय स्टेट में। आप CO2 ले लो, आप H2O ले लो, ये सब किस स्टेट में है, गैसीय स्टेट में है। ये सब क्या है, त्रिपरमाणुक है। इनकी परमाणुता कितनी है, 3 है, तो ये कहलाते हैं त्रिपरमाणु। क्या कहलाते हैं, त्रिपरमाणु कहलाते हैं। उसी प्रकार अगर आप दूसरा गैस ले लेते हैं, आप SO3 ले लीजिए, आप CO3 ले लीजिए, तो अगर ये सब गैसीय स्टेट में है तो ये सब क्या कहलाएंगे, त्रिपरमाणु कहलाएंगे। यानी इनकी परमाणुता, सॉरी चतुर्थ परमाणु कहलाएंगे, 1 और 3 है 4 परमाणुता होगी इनकी, और ये कहलाएंगे चतुर्थ परमाणु। उसी प्रकार और भी बहुत सारे होते हैं, इन सबको आपको जानते हैं, इन सबको क्या कहते हैं, बहुपरमाणु कहते हैं। अब देख लेते हैं कि किस प्रकार अवोगाड्रो की परिकल्पना का उपयोग हम लोग परमाणु का ज्ञात करने में करते हैं, क्योंकि हम अब परमाणुता अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन है और क्लोरीन, ये दोनों मिला के बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड। मान लीजिए कि हमने एक आयतन ले लिया हाइड्रोजन का, कितना आयतन, एक आयतन ले लिया, तो क्लोरीन का भी एक आयतन हम लोगों ने ले लिया, और हमें प्राप्त हुआ, प्रयोग द्वारा हम लोगों ने देखा कि एक आयतन हाइड्रोजन लिया, एक आयतन क्लोरीन लिया, तो हमने देखा कि 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो रहे हैं। कितने, 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो। अर्थात आपको तो पता ही है कि अगर आयतन निश्चित हो, टेम्परेचर समान हो, प्रेशर समान हो, तो उनमें अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। मान लेते हैं कि एक आयतन में n अणु थे। अब बताइए, एक आयतन लिया तो इसमें कितने अणु होंगे जी, n अणु ही ना होंगे, तो इसमें भी कितने अणु होंगे, n अणु होंगे। तो इसमें कितने अणु होंगे, तो आप कहोगे कि 2n अणु होंगे, आप कहोगे 2n अणु होंगे। फिर आप कहोगे कि इसका आधा आयतन हाइड्रोजन ले लीजिए, आधा आयतन हाइड्रोजन ले लीजिए और आधा आयतन क्लोरीन ले लीजिए, तब आपको हो सकता है कि ये एक आयतन मिल जाएगा आपको हाइड्रोजन क्लोराइड। नहीं, आधा आधा कर दोगे तो हो जाएगा, यानी कि अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, n/2। इसमें अणु कितने हो जाएंगे, n/2, और इसमें भी अणु कितने हो जाएंगे, इसमें n अणु हो जाएंगे आपकी। अगर आपको n अणु प्राप्त करना है तो आप कहोगे कि सबको आधा कर दो, सारे आयतन आधा कर दो। कहने का मतलब है एक हाइड्रोजन जो है 2, इसकी परमाणुता कितनी होती है, 2। क्यों, क्योंकि इसके आयतन को आधा करोगे तब ही जाकर एक हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन कितना है, 1 है ना, एक ही परमाणु है, तो है। अगर आपको पाना है एक हाइड्रोजन क्लोराइड तो आपको एक परमाणु लेना पड़ेगा, एक अणु लेना पड़ेगा। एक अणु में कितने परमाणु होंगे, 2 परमाणु होंगे। क्यों, क्योंकि हमने इनके आयतन को आधा किया है, यानी एक अणु को आधा किया है तब जाकर हमें हाइड्रोजन परमाणु मिला है। इसलिए हाइड्रोजन की परमाणुता कितनी होगी, 2। इसलिए हाइड्रोजन की परमाणुता कितनी होगी, 2।
बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कैसे अणुसूत्र को ज्ञात करेंगे। मिटा देते हैं इसको सबसे पहले। दूसरा अनुप्रयोग है किसी अणु का अणुसूत्र ज्ञात करने में। तो कैसे करते हैं, मान लीजिए कि हमने हाइड्रोजन अणु लिया, हमने क्या किया, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया और मिलाकर हमने बनाया जलवाष्प। क्या बनाया, जलवाष्प बनाया। अब आप कहो कि जल क्यों नहीं बना रहे सर, तो जल इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमको गैसियस स्टेट में लेना है। तो जल का रूप क्या होता है गैसियस स्टेट में, जलवाष्प होता है। यानी कि आपने हाइड्रोजन लिया, आपने ऑक्सीजन लिया, मिलाकर बनाया आपने हाइड्रोजन, जलवाष्प बनाया ना। ए भी गैसियस स्टेट में, ए भी गैसियस स्टेट में और ए भी गैसियस स्टेट में। अब आप क्या करोगे, इनको संतुलित कर दो ना। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन। प्रयोगों द्वारा भी यह प्राप्त किया गया है कि हाइड्रोजन के कितने आयतन थे, 2 आयतन। कितने आयतन, 2 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन ऑक्सीजन लेकर हमें 2 आयतन जल बनता है। 2 आयतन हाइड्रोजन और 2 आयतन ऑक्सीजन मिलाने पर 2 आयतन जल का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि अगर एक आयतन में n अणु हो, अगर एक आयतन में n अणु हो तो हाइड्रोजन, इसमें कितने अणु होंगे, इसमें 2n अणु होंगे। और कितने अणु जल के होंगे, 2n अणु होंगे। कहने का मतलब है 2n अणु हाइड्रोजन के, एक n अणु ऑक्सीजन के मिलकर जो है 2n अणु बनाते हैं जल के। अर्थात आप कह सकते हो कि अगर आपको जल का एक अणु बनाना है तो आप क्या कर दो, दोनों तरफ भाग कर दो। यानी जो ये आपका रिएक्शन दिख रहा है इस प्रकार का H2 प्लस O2 और ये कुछ आपको इस प्रकार का दिख रहा है, 2H2 दिख रहा है। अगर आप दोनों तरफ आधा आधा कर दो, दोनों तरफ आधा आधा कर दो तो आपको एक जल का अणु मिल जाएगा। यानी यह हो जाएगा हाफ H2 प्लस A हो जाएगा आपका हाफ O2 और A हो जाएगा आपका 1 H2। कहने का मतलब है, तो यहाँ पे 2H2 है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे हाफ से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 H2। कहने का मतलब है कि एक अणु जल का निर्माण करने के लिए, एक अणु जल का निर्माण करने के लिए आपको एक आधे अणु ऑक्सीजन और एक अणु हाइड्रोजन की जरूरत है। कहने का मतलब है एक अणु जल का निर्माण करने के लिए आपको आधे अणु ऑक्सीजन और एक अणु हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। कितना है, आधा अणु है ना, आधा अणु है और ये कितना है, एक अणु। यानी यह n अणु है, यह n/2 अणु। यह कितना हो गया, यह 1। अगर आप इसी n की जगह पर 1 रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यह हो जाएगा आपका 1/2 और यह हो जाएगा आपका। यानी एक जल का अणु बनाने के लिए आपको आधे अणु ऑक्सीजन और एक अणु जल की हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर भी हम प्रूव कर सकते हैं हाइड्रोजन की परमाणुता 2 होती है। चलिए हम लोग तीसरा देख लेते हैं, गे-लुसैक के आयतन संबंधी नियमों की व्याख्या कैसे कर पाए। तीसरा अनुप्रयोग है गे-लुसैक के आयतन संबंधी नियम की व्याख्या करने में। तो सबसे पहले आपको अवोगाड्रो का वो नियम याद करना चाहिए जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले, फिर आए इस वीडियो पर, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अवोगाड्रो का वह नियम क्या कहता है, अवोगाड्रो का नियम कहता है कि अगर परमाणु, अगर समान ताप हो, समान ताप हो, समान दाब हो और समान आयतन हो, समान ताप और दाब पर समान आयतन का कोई भी गैस रख दो, इन सब की स्थिति में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। अणुओं की संख्या समान होगी। हमने ये भी कहा था आपसे कि इसके आयतन के डायरेक्ट, हमने भी कहा था कि अगर आयतन आधा कर दोगे तो अणु की संख्या भी आधी हो जाएगी। आयतन दुगुना कर दोगे, आयतन को क्या कर दो, आधा कर दो। आयतन हमने आधा कर दिया तो अणु की संख्या भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी।
आयतन हमने दुगुना कर दिया, आयतन हमने दुगुना कर दिया, तो अणु की संख्या भी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। आयतन आपने 3 गुना कर दिया तो अणु की संख्या भी 3 गुनी हो जाएगी। क्या यह सरल अनुपात के नियम का पालन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आयतन दुगुना किया, अणु की संख्या भी दुगुनी होगी, आयतन आधा किया, अणु की संख्या भी आधी हो जाएगी। अर्थात यह सरल अनुपात के नियम का पालन कर रहा है, जो कि गेल-लुसैक का नियम है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आयतन को आधा या कुछ भी करो, आयतन का अनुपात जो होगा वही उनके अणुओं की संख्या का अनुपात भी होगा, जो कि बिल्कुल गेल-लुसैक के नियम की तरह ही है। चलिए अब हम लोग चौथा देख लेते हैं अनुप्रयोग, वाष्प घनत्व और अणुभार में क्या संबंध है। मिटा देते हैं इसको। चौथा अनुप्रयोग है गैस के वाष्प घनत्व और अणुभार में संबंध। चलिए देख लेते हैं इस बात को। तो वाष्प घनत्व किसको कहते हैं? देखिए, जिस प्रकार हम लोग आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं ना, आपेक्षिक घनत्व किसकी अपेक्षा निकालते हैं? जल की अपेक्षा निकालते हैं। आपेक्षिक घनत्व हम लोग किसकी अपेक्षा निकालते हैं? जल की अपेक्षा। कहने का मतलब है कि अगर आपको लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व चाहिए तो लकड़ी का घनत्व बटा जल का घनत्व हो जाता है। जल के घनत्व को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं, 1 ग्राम पर ml मान लेते हैं जल के घनत्व को। उसी प्रकार अगर आपको वाष्प घनत्व निकालना है तो आपको आपेक्षिक घनत्व ही निकालते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन की अपेक्षा निकालते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की अपेक्षा निकालते तो इस चीज को, इसी आपेक्षिक घनत्व को हम कहते हैं वाष्प घनत्व। हाइड्रोजन के सापेक्ष आपेक्षिक घनत्व को किसी भी गैस का हाइड्रोजन के सापेक्ष घनत्व को आप वाष्प घनत्व कहते हैं। कहने का मतलब है कि वाष्प घनत्व क्या होगा, तो किसी भी गैस का आयतन का द्रव्यमान और बटा उतने ही आयतन का हाइड्रोजन का द्रव्यमान। अगर मान लीजिए कि उस आयतन में n हाइड्रोजन है, माना कि निश्चित आयतन में, माना कि गैस के निश्चित आयतन में n अणु है। अगर अणु की संख्या के रूप में व्यक्त करना चाहें तो कैसे व्यक्त करेंगे? में n अणु है, तब वाष्प घनत्व का सूत्र क्या बन जाएगा? थोड़ा जरा ध्यान से देखिए तो वाष्प घनत्व का फॉर्मूला बन जाएगा, गैस के निश्चित आयतन का द्रव्यमान है ना, तो गैस के निश्चित आयतन में कितने अणु? n अणु। तो यानी गैस के n अणु का द्रव्यमान, n अणु का द्रव्यमान और बटा H2 उतने ही हाइड्रोजन के आयतन का द्रव्यमान। कहने का मतलब है कि एक अणु हाइड्रोजन का द्रव्यमान, एक अणु हाइड्रोजन का द्रव्यमान। थोड़ा जरा ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिएगा, एक अणु हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा। आप चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक अणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे? 2 होंगे ना। इसका मतलब है, सॉरी, यहाँ पे n अणु हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो इसका मतलब है कि गैस के एक अणु का द्रव्यमान और बटा 2 गुना हाइड्रोजन, n हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, n हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान नहीं हो जाएगा क्या? एक अणु हाइड्रोजन में एक अणु हाइड्रोजन में 2 परमाणु हाइड्रोजन, एक अणु हाइड्रोजन में 2 परमाणु हाइड्रोजन होते हैं, तो यह 2 गुना n हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना, क्योंकि n हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान है। यदि हम गैस का अणु भार निकालना चाहें, ये तो हो गया वाष्प घनत्व ना, दूसरा हमको क्या चाहिए? अणु भार चाहिए। तो अणु भार निकालना चाहिएगा, तो अणु भार कैसे निकलेगा? अणु भार बराबर वहीगा गैस के एक अणु का भार, एक अणु का द्रव्यमान और बटा क्या हो जाएगा? बटा हो जाएगा एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। अब जरा देखो गैस के n अणु का द्रव्यमान निकालिएगा तो यह क्या हो जाएगा? n हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। अब जरा सिमिलरिटी देखिए दोनों में,
दोनों में क्या सिमिलरिटी है, इधर का थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटा 2 गुना n हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, इसको मान लो समीकरण 1 और यह देखो ये हो गया समीकरण 2। क्या अब हम इसमें अगर 2 से गुना कर दें, इसमें अगर नीचे 2 से गुना कर दे तो यह बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, यानी इधर भी 1/2 से गुना कर दो, इधर क्या कर दो 1/2 से गुना कर दो और इधर भी 1/2 से गुना कर दो। जरा अब देखो क्या यह इस फॉर्मूला के सिमिलर नहीं हो गया क्या? यानी वाष्प घनत्व बराबर क्या हो गया? अणु भार बटा 2, अणु भार बटा वाष्प घनत्व बराबर हो गया अणु भार बटा 2। अब इस बात को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि अणु भार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। सोचो यह फॉर्मूला आता क्या जब तक हम लोग इसमें अणु का समान आयतन में समान अणु की संख्या को प्रयोग नहीं करते तो नहीं आता। क्यों आया? क्योंकि हमने अवगाड्रो परिकल्पना का प्रयोग किया, तब अणु भार बराबर आ गया 2 गुना वाष्प घनत्व। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले अनुप्रयोग की। चलिए अब हम लोग गैसों के आयतन और भार के संबंध देख लेते हैं। तो गैस का वाष्प घनत्व बराबर हो जाएगा एसटीपी पर गैस के 1 लीटर का भार बटा एसटीपी पर हाइड्रोजन के 1 लीटर का भार। आपको याद होगा कि एसटीपी पर हाइड्रोजन के 1 लीटर का भार कितना होता है? तो 0.900 एसटीपी पर हाइड्रोजन के 1 लीटर का भार कितना होता है? 0.09 ग्राम। 0.09 ग्राम याद होगा आपको। ये हो जाएगा एसटीपी पर गैस की 1 लीटर का भार और बटा 0.09 ग्राम। और अब जरा थोड़ा सा पिछला फॉर्मूला याद कीजिए। तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला निकाला था? वाष्प घनत्व बराबर गैस का अणु भार और बटा हाइड्रोजन का अणु भार बटा हाइड्रोजन अणु का अणु भार। यानी गैस का अणु भार और बटा हाइड्रोजन का अणु भार कितना हो जाएगा? ये अणु का द्रव्यमान यानी 2 गुना 1 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यानी 1.008, यानी यह हो गया गैस का अणु भार और बटा में आ गया, गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2.016 ग्राम। अब थोड़ा सा देखिए एसटीपी पर गैस के 1 लीटर का भार और ये हो जाएगा 2.016 ग्राम। थोड़ा सा संबंध देख लेते हैं। ये हो गया भार और ये हो गया आयतन। संबंध क्या है? तो देखो ये दोनों वाष्प घनत्व का फॉर्मूला है। ये इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा? ये वाष्प घनत्व है, दोनों समान होंगे। समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा? एसटीपी पर गैस के 1 लीटर का भार, इसको मान लेते हैं हम लोग W। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? W मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? V मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? W बटा 0.09 ग्राम और बराबर हो जाएगा V बटा 0.016 ग्राम। अगर आप यहाँ से W और V के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा V बटा 2.016 ग्राम गुना 0.09 ग्राम। इसको आपको आयतन V और W में संबंध निकालना था ना। W बराबर हो गया V अपॉन 2.016 बटा 0.09 ग्राम। वही आपको V में संबंध निकालना हो तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा W बटा 0.09 गुना 2.016। आपको एक अच्छे से रिलेशन आ चुका है। अगला अनुप्रयोग हम लोग देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। छठा अनुप्रयोग है गैसों के अणु सूत्र को
गैसों के रासायनिक सूत्र को व्युत्पन्न करने में। तो देख लीजिए कैसे व्युत्पन्न होता है। मान लीजिए हमको अमोनिया का फॉर्मूला निकालना है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र निकालना है, हमको नहीं आता है, मान लीजिए हमको नहीं आता है, तो आप कैसे देखिए इसको कैसे हम लोग उस अवोगाड्रो की इस परिकल्पना के द्वारा भी निकाल सकते हैं। देखिए अमोनिया किससे बनता है, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनता है, अमोनिया बनता है। हमने नाइट्रोजन, ये NH3 हो गया, ये क्या हो गया H2 हो गया, और ये क्या हो गया N2 हो गया। अगर आप इसको संतुलित कर दोगे तो यह आपका कुछ N2 है ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी एक अणु नाइट्रोजन हो गए, एक अणु नाइट्रोजन हो गए, 3 अणु हाइड्रोजन हो गए और 2 अणु अमोनिया मिले। एक अणु नाइट्रोजन और 3 अणु हाइड्रोजन के मिलने से 2 अणु अमोनिया मिले। कहने का मतलब है कि अगर इसमें परमाणु देखा जाए तो कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। इसमें परमाणु देखा जाए तो 3 गुना 6 परमाणु हैं, और इसमें परमाणु देखें तो 9 परमाणु। इसमें अगर मान ले कि n, अगर मान ले ये तो हो गया n बराबर 1 पर ना, n बराबर 1 अणु हो गया। अगर n बराबर n ले तो n अणु और n अणु तो 3n, n अणु नाइट्रोजन और 3n अणु हाइड्रोजन, ठीक है, और तब मिलके बनेंगे 2n अणु अमोनिया बनेगा। समझ रहे हैं बात आप? तो n अणु नाइट्रोजन और 3n अणु हाइड्रोजन मिलने से 2n अणु बनेंगे आपके। मतलब है कि अमोनिया की एक अणु का निर्माण कैसे होगा, 3 अणु, एक अणु हाइड्रोजन और प्लस एक अणु नाइट्रोजन और प्लस 3 अणु हाइड्रोजन से, आधा अणु नाइट्रोजन और 1.5 अणु हाइड्रोजन के मिलने से बनेगा नाइट्रोजन। एक आधा अणु नाइट्रोजन और 1.5 अणु हाइड्रोजन के मिलने से बनेगा आपका अमोनिया। चलिए अब हम लोग 7वां अनुप्रयोग देख लेते हैं कि किस प्रकार हम लोग गैसीय तत्वों के परमाणु भार का संबंध दिखाएंगे, कैसे सापेक्ष करके हम लोग निकालते हैं। मिटा देते हैं इसको। अगला है तत्वों के परमाणु भार का निर्धारण करने में हम लोग अवोगाड्रो की परिकल्पना का अनुप्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने सबसे पहले तत्वों के परमाणु भार को निकाला कैसे, हमने एक सापेक्षता का सिद्धांत लेकर निकाला। हमने देखा कि कार्बन 12 का मतलब क्या है कि कार्बन वैसा जिसका द्रव्यमान कितना हो, 12 ग्राम हो। कार्बन 12 का 1/12 भाग किया हमने, कार्बन 12 का 1/12 किया, कार्बन 12 का 1/12 किया। और उसके बाद हमने देखा कि जितना द्रव्यमान है, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है 1.008 है, इसका 8 ग्राम है ना। इसका मतलब है कि कार्बन 12 के 1/12वें भाग के 1.008 गुना है हाइड्रोजन। तो हमने कार्बन 12 के 1/12 भाग निकाला और देखा। उसके बाद हम लोगों ने अन्य तत्वों का देखा कि कितना गुना है, जितना गुना द्रव्यमान आ गया ना, कार्बन 12 के द्रव्यमान की अपेक्षा जितना गुना द्रव्यमान आ गया उतना को हम लोगों ने कह दिया कि वह उसका द्रव्यमान है। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.008 ग्राम है और बटा हम लोगों ने इसको कैसे निकाला, 12 ग्राम का 1/12, ये कट के 1 हो गया, इसका द्रव्यमान आ गया 1.008 ग्राम। ठीक वैसे ही ऑक्सीजन 16 के 1/16वें भाग से भी हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमानों का परिकलन किया। सोचो अगर हमें इसे हाइड्रोजन का जैसे हम लोग द्रव्यमान सोचो अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1.008 ग्राम, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान
तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है 1.008 यानी एक परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बट्टा में 6.022 गुना 1023 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन परमाणु में एक मूल हाइड्रोजन परमाणु में इतने परमाणु होते हैं, तो इन सबका बटा हो जाएगा ना। उसी प्रकार अगर आपसे कह दिया जाए कि एक हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान कितना होगा, एक अणु हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो आप कहोगे कि एक अणु हाइड्रोजन में 2 होंगे यानी 2 गुना 1.008 यानी 2.016 ग्राम हो जाएगा। और एक अणु हाइड्रोजन के एक मोल H2 का द्रव्यमान होगा ये नहीं। और हम अगर कहें कि हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो आप कहोगे कि 2.016 बटा 6.022 गुना 1023। इस प्रकार हम लोग अवोगाड्रो की परिकल्पना का अनुप्रयोग करके हम लोग परमाणु भारों का आकलन कर सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अवोगाड्रो के अनुप्रयोग समझ में आ गए होंगे। अवोगाड्रो हाइपोथेसिस का केमिस्ट्री में क्या उपयोग है, क्या क्यों हम लोग इतना महत्व दे रहे हैं, ये सब आपको बात समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, एक ग्राम अणु द्रव्यमान क्या होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ये सारे टर्म दिमाग को हिला देते हैं। इन सब की बात करेंगे अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।